स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 2006 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने नक्सलवाद को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो नक्सलवाद है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर हमें काबू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज के समय, आज 2025 आ चुका है और ये जो नक्सलिज्म है, इसको हमने जड़ से खत्म करने का जो प्रण लिया था, उसमें हम ऑलमोस्ट जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एक समय था, यानी 2014 के समय जो नक्सलिज्म था, उसका जो स्कोप था, उसका जो एरिया था, वो 125 डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ था। लेकिन आज जो है, यही नक्सलवाद 3 डिस्ट्रिक्ट तक सिमट कर रह गया है। ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर जो भारत की इंटेलिजेंस है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। उन्होंने अपनी शहादत भी दी और उसके साथ साथ मजबूती के साथ ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया भारत से। राइट, अब इसी प्रोसेस के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि 2026 तक हम लोग नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। वो डेवलपमेंट क्या है कि नक्सलवाद का जो एक बहुत ही बड़ा लीडर था, जिसका नाम क्या था, मडावी हिडिंबा, इसको जो है खत्म कर दिया गया बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। ऑब्वियसली आपसे मैं बस एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर मैं आगे आपको दे दूंगा कि नक्सलिज्म से लड़ने के लिए एक हमारी फोर्स है, स्पेशलाइज्ड फोर्स का गठन किया गया सीआरपीएफ के अंडर। राइट, वो फोर्स का नाम क्या है जो स्पेसिफिकली मतलब ऐसे ऑपरेशंस को लॉन्च करती है जिसे हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस कहते हैं। सीआरपीएफ के अंडर वो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स का गठन किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। अब ये जो मॉइस्ट लीडर है जिसका नाम मडावी हिडिंबा है, इसको जो है ट्राई जंक्शन मतलब बॉर्डर एरियाज में ये जनरली होते हैं, यहीं पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको उसी ट्राई जंक्शन यानी बॉर्डर एरियाज में इसको एनकाउंटर किया। और वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर रीजन में। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी जो वाइफ है उसको भी एनकाउंटर किया गया, एलिमिनेट किया गया, क्योंकि वो भी मॉइस्ट लीडर थी। राइट, इसी के साथ तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो बंदा है ये सेंट्रल कमेटी मेंबर था। इसके साथ साथ साउथ बस्तर बटालियन कमांडेंट भी रह चुका है ऑफ बैंड सीपीआई माउस, जिसको एनकाउंटर के जरिए जो है अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पे इसको एलिमिनेट कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वाइफ है जिसका नाम है मदाकम राजे, ये भी छत्तीसगढ़ स्टेट जोनल कमेटी मेंबर रही है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। और इसके साथ साथ बाकी जो 4 इसी के बॉडीगार्ड थे उसको खत्म कर दिया गया, यानी 6 मॉइस जो थे, जिसमें से 2 मॉइस जो थे वो बहुत ही टॉप लीडरशिप वाले थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया इस पूरी प्रोसेस के अंदर। राइट, ये जो पूरा ऑपरेशन, एनकाउंटर ऑपरेशन चला, ये 6:30 से 7 बजे के बीच में चला, क्योंकि आपको पता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जैसे उनको इंटेलिजेंस मिलता है वो रातों रात मूवमेंट करना शुरू कर देती है और फिर फर्स्ट लाइट जैसे ही आती है वैसे ही वो अटैक करते हैं ऑन दी जो टारगेट के ऊपर अटैक होता है। तो 6:30 से 7 के बीच में जो है ये पूरा ऑपरेशन चलता है, स्पेसिफिकली कहां पे? पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर। और इसके साथ साथ जो है जो बाकी लोग थे, दवे, लकमल, मल्ला, कमलू, ये सब जो थे ये इसी जो हिडबा है इसके गार्ड्स थे, इनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, यहां पर जैसे ही ये पूरा इनकाउंटर हुआ तो कुछ चीजें बरामद भी हुई, जैसे कि 2 AK-47 राइफल, देखिए कितने हथियार ये लेकर घूमते हैं, 15 इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स थे, इसके अलावा 150 नॉन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स भी मिले और साथ ही साथ कुछ एडिशनल वेपन्स एंड एम्यूनिशन भी जो है इनकी तरफ से कलेक्ट कर दिया गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब आप सब जानते हैं कि यूपीएससी GS3 इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना ज्यादा अपडेटेड कंटेंट आप लिखेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के। ठीक है, आप सब जानते हैं व्हाट आर दी ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नक्सलिज्म डेफिनेटली आपको सवाल पूछा जाता है, जैसे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैं आपको आंसर करा दूंगा कि क्या क्या कारण है जिस वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है एंड क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट यूज कर रही है ताकि इसको जो है काउंटर किया जा सके, इस थ्रेट को। 2020 में सवाल पूछा गया। इसके अलावा LWE जो है वो इज
शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब कम होते जा रहा है एलडब्ल्यूई। हमने देखा भी 125 से 3 डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। और इसमें बताइए कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। तो ऐसे ही अप्रोच और क्या कॉजेज हैं, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी सी लेटेस्ट चीजें पढ़ी होंगी और उसमें आपने स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड किया होगा, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इस बंदे के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये है कौन। एक्चुअली में क्या होता है कि इसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन सेट की जाती है कि 30 नवंबर तक हम लोग इसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे गॉट द इंटेलिजेंस इनपुट एंड देन दे लॉन्च्ड एन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के तहत इसको मार दिया जाता है। 12 दिन पहले ही, डेडलाइन से 12 दिन पहले ही इसको मार दिया जाता है। ठीक है, आप सबको मैं बताना चाहता हूं 31 मार्च 2026 इज द डेट जब यह डिसाइड कर दिया गया है कि भारत से नक्सलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले तो इसका जन्म जो है 1981 में सुकमा छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, और ये जो है ये काफी तेजी से इसका प्रमोशन और ये हायरार्की में ऊपर जाता जाता है। कौन सी हायरार्की में? पीएलजीए में। पीएलजीए क्या है? दैट इज पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ठीक है, प्लस ये जो है इसी आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड बटालियन होती है, उसको लीड करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लीथल, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी हमारे देश के जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको खत्म करने के लिए। ये बटालियन जो थी उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें वो सक्सेसफुल हुए थे, जिसको लीड यही बंदा कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूं, ये बंदे ने 76 जो सीआरपीएफ जवान थे वो अपनी पूरी की पूरी उसके साथ जा रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। और ये बात है दंतेवाड़ा की। 2010 में दंतेवाड़ा मैसेकर होता है। ये बंदा अपनी फौज को लीड कर रहा होता है और उसी फौज से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है 2010 में दंतेवाड़ा में। और यहां पर 76 सीआरपीएफ के जवान जो है उसी समय उनकी जान चली जाती है। तो ये बंदा इतना ज्यादा लीथल था और इसने इस तरीके से जो है हमारे देश की सेनाओं को नुकसान पहुंचाया था। प्लस he was obviously he is the youngest and only tribal member from the बस्तर, जो कि मॉइस्ट सेंट्रल कमेटी का हिस्सा था। मॉइस्ट सेंट्रल कमेटी का हिस्सा था। ठीक है, इसके साथ साथ 2010 में तो इसने ये चीज को अंजाम दिया, मतलब 76 जो सीआरपीएफ पर्सनल से उनकी जान का ये रीजन है, मतलब उनकी जान जाने का इसने मतलब बेड़ा उठाया था। इसके साथ साथ 2013 में जी राम घाटी जो अटैक हुआ था, जहां पे 27 लोगों की जान गई थी, जिसके अंदर एक सीनियर कांग्रेस लीडर भी था, उस इवेंट को भी इसी ने ही अंजाम दिया था। राइट, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्सलिज्म को क्यों अब जड़ से खत्म करने के लिए हम पूरी तरीके से मजबूत हैं। इसका रीजन यह है कि ये तो टॉप मॉइस्ट लीडर था जिसको अभी रिसेंट पास में खत्म कर दिया गया। इससे पहले भी 2025 में बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई हैं जहां पे बड़े बड़े नक्सल लीडर्स जो है मॉइस्ट लीडर्स थे उनको खत्म कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 के अंदर ही एक रामचंद्र रेड्डी प्रताप रेड्डी है, जिसको चला पार्टी भी कहते हैं, इसको जो है बेसिकली ऑपरेशन के दौरान खत्म कर दिया गया था। ही वाज किल्ड इन द एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन। प्लस अभी रीसेंट पास के अंदर ही एक जगह है छत्तीसगढ़ के अंदर, अमुज माड़। ये जो अमुज माड़ है इसको कहा जाता था कि ये नो गो जोन है। नो गो जोन मतलब जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, सिविलियंस है, गवर्नमेंट है, इस जगह पे नहीं जाएगी। और ये कई डेकेड्स तक नो गो जोन डिक्लेयर रहा कि यहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर नक्सलियों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन अभी रीसेंट पास के अंदर ये तस्वीर सामने आती है जहां पे इतने सारे लोग, और ज्यादातर ये जो लोग हैं, मतलब कितने 210 नक्सली हैं, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया, मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम देश के संविधान को फॉलो करेंगे। प्लस इनके हाथ में देश का संविधान प्लस रोज है, रेड रोज है और देश का संविधान है। मतलब ये तस्वीर बहुत कुछ एम्फसाइज कर रही है, ये दिखा रही है कि कैसे जो फंडामेंटल्स हैं नक्सलियों के वो टूटते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ये अमुज माड़ की ही तस्वीर है। अमुज माड़ जो कि एक समय एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां से ये तस्वीर निकल के आ रही है जहां पे नक्सली खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और ये सरेंडर की ही पिक आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये पूरी तस्वीर जब सामने आती है तो यहां पर इनका बयान सामने आता है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साई, इन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरा लगता है जब हम अपने ही लोगों को एनकाउंटर करते हैं, अपने ही लोगों को खत्म करते हैं, क्योंकि ये है तो अपने ही लोग और अपने लोग हैं, इसीलिए हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या स्टेट पुलिस का इस्तेमाल करते। कभी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कभी आपने नहीं देखी होगी नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है।
ठीक है, क्योंकि दैट इज ये जितनी भी फौजें हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिस इज फॉर द एक्सटर्नल जो एनिमी है हमारा, उसके लिए है। जो इंटरनल एनिमी, क्योंकि देश के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, उनके लिए हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने काम करना है, और स्टेट पुलिस है। तो ऐसे लोगों को खत्म करना जो है बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, ये इस तरीके से कहते हैं। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हमें पता चला कि 70% नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से आता है, तो हमने प्रण लिया कि ये नक्सलिज्म की समस्या को हम रिजॉल्व करके दिखाएंगे। और ये जो दिन है, ये बहुत ही हिस्टोरिक डे है, जो इनकी तरफ से इस तरीके से स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। प्लस इसी साल जो है 2025 के अंदर ही डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है, उसने एक और जो नक्सली कमांडर था उसको खत्म किया, दैट इज बसावा राजू। तो इसके ऊपर लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा गया था, जिसको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर गवर्नमेंट का बहुत क्लियर विजन है कि ये जो रेड कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर किसको कहा जाता है? रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज द रेड कॉरिडोर। हाँ, दिस इज द रेड कॉरिडोर, जहां जहां नक्सलिज्म फैला हुआ है। ठीक है, नक्सलिज्म कहां कहां पे फैला हो, ये सारे राज्य हैं जहां पर नक्सलिज्म फैला हुआ है। और ये रेड कॉरिडोर को हम लोग क्या तब्दील कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्रोथ कॉरिडोर। समझ आ गया? तो नक्सलिज्म टू रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर टू ग्रोथ कॉरिडोर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का विजन है। अब यहां पर कितनी हमने सक्सेस हासिल की है? 126 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, अब देखिए ये 126 डिस्ट्रिक्ट है, ये पीआईबी का डेटा है। ठीक है, ये पीआईबी का डेटा है, और अब 2025 के अंदर 18 रह गए हैं। मैंने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट बताए, 3 डिस्ट्रिक्ट अभी बहुत ज्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये 18 जो डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, ये पीआईबी का थोड़ा सा 2025 के स्टार्टिंग का डेटा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो हमने अचीव किया है। अब यहां पर आप देखिए 2025 के अंदर ये एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था। वो लेटर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो मॉइस्ट लीडर है, नक्सली लीडर है, वो लेटर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को और कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ आप सीज फायर एग्रीमेंट कर लीजिए, ना आप हमारे ऊपर हथियार चलाइए, ऑपरेशन लॉन्च कीजिए, ना हम आपके ऊपर हथियार चलाएंगे। तो यहां पर अमित शाह जी का एक सीधा सीधा बयान सामने आता है कि देखिए ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इट इज अ मिसकंसेप्शन इन फॉर यू। जैसे ये जो नक्सली जो है, जो लेटर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, मिसकंसेप्शन इसीलिए कि अगर आपको सरेंडर करना है तो आप सरेंडर कीजिए, हथियार डालिए, हम आपको लिक्विडेटिव पॉलिसी के तहत मेन स्ट्रीम के अंदर डाल लेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं हम आपके साथ सीजफायर एग्रीमेंट करें, ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सीधा हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो, आपके लिए बस इतना ही बचा हुआ है। तो यहां पर सीधा सीधा अमित शाह जो है, उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो सीधा इतना है कि आपको अगर सरेंडर करना है तो सरेंडर कीजिए, नहीं तो आपको फिर खत्म होना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम नक्सलवाद से खत्म कर देंगे नक्सलवाद के देश के अंदर नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। अब इस नक्सलवाद की वजह से, ये पीआईबी का डेटा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पे इस नक्सलवाद ने सिविलियंस की जानें बहुत ज्यादा गई है। जैसे कि आप देखिए 2010 के अंदर 720 सिविलियंस की जान चली गई थी। उसके बाद 2014 के अंदर 222 और 2024 के अंदर 121 सिविलियंस है जिनकी जान चली गई। ये नंबर कम होते जा रहा है, 2025 में और ज्यादा कम हो गया होगा। लेकिन ये नंबर कम होना मतलब कहीं ना कहीं नक्सलवाद का स्ट्रॉन्ग होल्ड कम होते जा रहा है। प्लस अगर आप देखें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, रोड है, कॉलेज है, स्कूल है, या फिर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार ने बनाया ताकि और ज्यादा आर्थिक जो गतिविधियां और बेहतर हो पाए। ठीक है, तो वो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो नक्सलियों ने अटैक किया, 2010 में 365 अटैक्स हुए। ठीक है, 2014 में 100 हुए, 2024 में 25 हुए। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की जो विचारधारा थी कि आपको हथियार उठाने, क्योंकि आपके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जो आम इंसान को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए हथियार उठाइए सुविधाओं को लेने के लिए। आज आज अगर गवर्नमेंट वो सुविधाएं दे रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दे रही है, तो नक्सली क्या कर रहे हैं? अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एरिया है, जितना भी नक्सलियों का प्रभावित एरिया है, वो हमेशा गरीब रहे, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज वहां पे हमेशा रहे, तभी तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है,
इन्फ्लुएंस कैसे करोगे जब कोई इंसान जो होगा बहुत ही ज्यादा शोषित होगा, उसके 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 साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव हुआ होगा समाज के द्वारा, है ना, तभी उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब नक्सलियों ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लिया आम जनता को कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, हथियार उठाते हैं और ये सारी चीजें लेते हैं। लेकिन अब जो सरकार दे रही है ये सारी सुविधाएं, जैसे रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कितनी सारी चीजें तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के द्वारा, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें। लेकिन अब ये नक्सली क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नक्सल के जो प्रभावित एरिया है वो हमेशा से एक लो सोशियो इकोनॉमिक जो उनका जो स्टेटस है वो हमेशा लो ही रहे, राइट? तो ये उनकी विचारधारा के अगेंस्ट जा रहा है। अब कहीं ना कहीं नक्सलिज्म इन इंडिया के ऊपर जो बंदोपाध्याय कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 डी बंदोपाध्याय कमेटी, जिसने ये कहा कि देखिए नक्सलिज्म इतना बढ़ इसीलिए गया क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नेंस गैप्स रहे, कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव डिस्क्रिमिनेशन रहा अगेंस्ट द ट्राइबल्स इन द इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्पेस के अंदर, जिस वजह से नक्सलिज्म इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा फैलता गया। ट्राइबल्स को मार्जिनलाइज कर दिया गया, ट्राइबल्स को आपने देखा नहीं, उसको दरकिनार कर दिया। इसके अलावा करप्शन बहुत सारा आपने किया, आपके जो पुलिस वाले हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो गवर्नेंस है, और इसके साथ साथ जो ट्राइबल्स काम करते थे जमीनों पे, वो जमीनों के जो मालिक थे, लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इन नक्सलियों को। इसके अलावा कास्ट हायरार्की ने एक्सप्लॉइट किया, पुलिस अब्यूज था, वीक गवर्नेंस थी, और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें प्लस इनकी जो नक्सलियों की जो भी लोगों की जो भी जमीनें थी वो भी इनसे छीन ली गई इन इन फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, ना इनको अपनी जमीनें मिली, ना इनको कॉम्पनसेशन मिला। तो ये सारे रीजंस की वजह से नक्सलिज्म है वो एक समय पे बहुत बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलता है। आज देखिए लास्ट 3 साल की बात करते हैं, जो नंबर ऑफ डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं, सारे ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज्यादा आपको प्रभावित छत्तीसगढ़ और झारखंड देखने को मिलेगा, है ना, जहां पे 2022, 23, 24 के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स आपको देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहां पर ना मैं बहुत श्योर हूं कि हम नक्सलवाद से जो है उससे तो कहीं ना कहीं पूरा कर लेंगे, मतलब उससे तो ऊपर उठ जाएंगे। देश नक्सलवाद से जो प्रभावित था एक समय पे 2006, 2010, 2015 तक, है ना, उससे तो कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन उस नक्सलवाद का क्या जो शहरों के अंदर है, आप समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाइट कॉलर टेररिज्म, अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ, आप सबने देखा होगा। उस दिल्ली ब्लास्ट में कौन थे मास्टरमाइंड? वही जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉक्टर जो जान बचाता है वही जान लेने के लिए अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आप सोच के देखिए। तो वैसे ही ये जो विचारधारा है नक्सलियों की, ये कहां पे जा रही है? शहरों के अंदर जा रही है, और शहरों के अंदर वो पढ़े लिखे लोग जो है इस विचारधारा को और ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस नक्सलवाद से जो जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल नक्सलिज्म है, इससे तो निपट रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जो आजकल जो अर्बन नक्सलिज्म है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इससे कैसे निपटा जाएगा? इनफैक्ट जो मोदी जी हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि जंगल्स तो हमने नक्सली से साफ कर दिए, लेकिन ये जो अर्बन नक्सल है ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अर्बन नक्सल का मतलब क्या हो गया? जहां पर जो सपोर्टर होते हैं विचारधारा के, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स, लॉयर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये लोग जो है सपोर्टर्स होते हैं, राइट? और ये करते क्या है? ये अपना आइडियोलॉजिकल सस्टेनेंस करते हैं। ये जो नक्सलवाद विचारधारा है इसको बचाने की या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रोपोगंडा, लीगल सर्विसेज, यानी कोई नक्सलिज्म है, नक्सली है, पकड़ा जाता है, उसके लिए लीगल सर्विसेज कौन देगा? यही लोग देंगे, है ना? तो इस तरीके से फंड रेज करना, लॉजिस्टिकल हेल्प करना, ये सारी चीजें इनके तरीके होते हैं। अब देखिए जैसे रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, जैसे ये क्या है? ये जो अर्बन नक्सली हैं, ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे। मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, जिस जो विचारधारा किससे इन्फ्लुएंस है? इसी नक्सलिज्म से इन्फ्लुएंस है, तो वो कोशिश करेगा अपनी विचारधारा से बच्चों को भी अट्रैक्ट करना, है ना, या सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करना, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अट्रैक्ट करना, फंड रेज करना, अपना एनजीओ चला लेना, या फिर किसी भी कॉज की वजह से कि ये बहुत बीमार है या इसको ऑपरेशन की जरूरत है, फलाने व्यक्ति को, वहां से फंड रेज कर लेना, कोई भी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से। इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस गैदर करना, राइट? जैसे कि
देखना कि कहीं फॉर एग्जांपल ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ताकि ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो है ये आगे जाके टॉप मोस्ट लीडर्स को पहुंचा पाना और वो फिर अटैक करें। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रोपोगेशन करना एकेडमिक पोजीशन के थ्रू, मीडिया पोजीशन के थ्रू, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, शेल्टर, मेडिसिन, ये जितने भी नक्सली हैं इनको शेल्टर देना, मेडिसिन देना, है ना, मटेरियल्स देना, और लीगल सर्विसेज या लीगल एड जो है वो चलाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने नक्सलवाद से तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लिया है, लेकिन ये जो अर्बन नक्सलिज्म है ये बहुत ज्यादा खतरा है, और इस खतरे के लिए हम सभी को सजग रहना पड़ेगा। आप और मैं, हम सब मिलके अगर इकट्ठा होके अगर सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस का जिसे कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम सब इकट्ठे रहें, सब साथ रहें, और जब भी कोई एंटी सोशल, एंटी नेशनल ऐसी कोई भी गतिविधि हो तो उसके लिए हम इतने सजग हो जाएं कि हम सीधा सीधा इन्फॉर्म कर दें टू दी सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दैट वो चीज बच जाए होने के लिए, वो इवेंट बच जाए होने के लिए, राइट। तो यहां पर सजगता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस की तरफ से तो है ही है, हमारी तरफ से भी होना बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे इस अर्बन नक्सलिज्म को हम खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।